नमस्कार, एसएसएन सॉल्यूशन चैनल पर आप सभी का स्वागत है। हम जो कॉम्प्लेक्स एनालिसिस की जो सीरीज लेकर के चल रहे हैं उसमें आज हम स्टार्ट कर रहे हैं पवासों का समाकल सूत्र। ओके, पवासों का समाकल सूत्र जो कि हमारे राजस्थान यूनिवर्सिटी 16 में एंड शेखावाटी यूनिवर्सिटी 18 में आया हुआ है। क्या है पवासों का समाकल सूत्र? ये है हमारे पास में, यदि कोई डिस्क मतलब एक सर्किल के आकार की कोई शेप है, मोड जेड लेस एंड इक्वल आर। ओके, हमने स्टार्टिंग में देखा था कि कोई सर्किल की जो इक्वेशन है वो हमारी ये होती है और यहाँ ये होती है इस सर्किल की रेडियस और ये होता है इसका सेंटर पॉइंट। ओके, ये होगा इसका सेंटर पॉइंट, ये इसकी रेडियस और ये जो जेड है ये इसकी सर्क्यूमफेरेंस परिधि के ऊपर कोई पॉइंट होता है कि अंतर्विष्ट करने वाले क्षेत्र में। ओके, इसका मतलब हमारे पास ये कोई सर्किल के आकार की कोई डिस्क है और यहाँ हमें केवल मोड जेड दिया हुआ है। इसका मतलब इसका जो सेंटर पॉइंट क्या है वो 0 है और ये हमारा लेस एंड इक्वल आर। तो ये हमारा एक सेंटर पॉइंट हो गया सी जो कि 0 0 पे है। यहाँ कोई पॉइंट है हमारा जेड। अब यहाँ हमारे पास में ये कंडीशन है तो इसकी रेडियस हमारी आर। तो ये यहाँ से यहाँ तक कैसा है, एक एनालिटिक फंक्शन है, ये हमें दिया हुआ है। तो z0 इक्वल्स टू आर ई की पावर आयोटा थीटा। तो z0 कोई ऐसा पॉइंट है जहां ये जो स्मॉल r है वो कैपिटल R से लेस देन है के लिए ये वैल्यू होगी और इस वैल्यू को बोलते हैं हम पवासों का समाकल सूत्र। तो इस कंडीशंस के लिए हमें क्या दिया हुआ है? हमें दिया हुआ है कि ये जो f ऑफ z है ये इस डिस्क के अंदर कैसा है, विश्लेषिक फलन है। तो हम कोशी समाकल सूत्र से क्या जानते हैं? हम जानते हैं f ऑफ z0 का मान होता है 1/2 पाई आयोटा इंटीग्रेशन c f ऑफ z dz अपॉन में z माइनस z0। ये हमारा कोशी समाकल सूत्र होता है। अब इसके बाद में हमें ये वैल्यू वेरीफाई करने के लिए एक पॉइंट की रिक्वायरमेंट होगी और वो होता है हमारा प्रतिलोम बिंदु या इनवर्स पॉइंट। अब हम बात करें प्रतिलोम बिंदु या इनवर्स पॉइंट क्या होगा, तो पहले हम उसे समझेंगे, उसके बाद हम उसका यहाँ यूज करने वाले हैं। तो ध्यान से समझिए, प्रतिलोम बिंदु या इनवर्स पॉइंट क्या होगा। ये हमेशा किसी सर्किल के अंदर होता है और क्या होगा हमारे पास, सबसे पहले आपने क्या किया, जो आपने सर्किल ली उस सर्किल के सेंटर पॉइंट से आप एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दो। स्ट्रेट लाइन आपने ड्रॉ की, एक पॉइंट आप सर्किल के अंदर लो, एक पॉइंट आपने सर्किल के अंदर लिया, सर्किल के अंदर होना चाहिए, और दूसरा पॉइंट आप सर्किल के बाहर लो। दूसरा पॉइंट आपने सर्किल के बाहर लिया और ये दोनों पॉइंट एक स्ट्रेट लाइन पे होने चाहिए और दोनों पॉइंट है एक अंदर एक बाहर है। तो क्या कंडीशन होनी चाहिए? यदि ये कंडीशंस रख रहे हैं, ये पॉइंट एक अंदर और एक बाहर, तो इनकी P Q का प्रतिलोम बिंदु या Q P का प्रतिलोम बिंदु तभी कहलाएगा जब ये कंडीशंस ये फॉलो करते हो। यदि ये कंडीशन ये फॉलो करते हो तो ये एक दूसरे के प्रतिलोम बिंदु कहलाते हैं। यदि हम इसकी परिधि के ऊपर कोई पॉइंट लेंगे वो भी यही कंडीशंस फॉलो करता है, तो उस कंडीशन में वो खुद बिंदु अपना ही प्रतिलोम बिंदु कहलाता है। हम यहाँ इस केस की बात नहीं कर रहे, हम इस केस की बात कर रहे हैं जब एक बिंदु हमारा अंदर है, एक बिंदु बाहर है, एक
स्ट्रेट लाइन के ऊपर है और ये कंडीशंस फॉलो कर रहे हैं, तो ये कहलाते हैं हमारे प्रतिलोम बिंदु। ओके, क्लियर है। अब हम चलते हैं, इसका क्या यूज करेंगे हम यहाँ। तो यहाँ हम इसका जो यूज करने वाले हैं वो ये है। तो मोड जेड हमें दिया हुआ है लेस एंड इक्वल आर में Z0 का प्रतिलोम बिंदु। ओके, Z0 का जो प्रतिलोम बिंदु होगा वो प्रतिलोम बिंदु क्या होगा हमारा, वो प्रतिलोम बिंदु होगा आर स्क्वायर अपॉन में Z0 का वर्ग। कैसे होगा, देखो यहां यदि हम इसे Z0 लें, इसे हम Z0 लें तो हमारे पास क्या कंडीशंस होनी चाहिए, हमारे पास ये कंडीशन है। देखो इसको हम समझने के लिए ये कंडीशंस यूज में ले। हमारे को क्या दिया हुआ है, मोड जेड। ओके, मोड जेड का मान हमें लेस एंड इक्वल आर दिया हुआ है, इसे हम आर लिख सकते हैं। दोनों साइड हमने इसका स्क्वायर किया तो क्या बना हमारा कैपिटल आर स्क्वायर। और ये हम जानते हैं कि कोई कॉम्प्लेक्स की जो वैल्यू है उसका मैग्नीट्यूड है, उसका स्क्वायर है, तो उसे हम क्या लिख सकते हैं, जेड जेड बार आर स्क्वायर। ओके, ये हमारे पास में कंडीशंस आ गई। और ये कंडीशंस क्या कह रहा है कि आप उस पॉइंट का और उस पॉइंट के जो भी इनवर्स पॉइंट है उसका आप मल्टीपल करोगे तब भी आपके पास में क्या आना चाहिए, आर स्क्वायर आना चाहिए। इसका मतलब यहां यदि हमने इसको जेड मान लिया, इसको हमने जेड डैश माना, तो ये जेड डैश भी ऐसी कोई वैल्यू होनी चाहिए जिसको मल्टीपल करने पे रेडियस का स्क्वायर दे। अब ये जेड पॉइंट तो होगा नहीं, तो वो पॉइंट कौन सा होगा, वो पॉइंट होगा हमारा जेड डैश जेड बार इक्वल्स टू आर स्क्वायर। कौन सा होगा, जेड डैश जेड बार आर स्क्वायर। तो यहां से जेड डैश का जो मान होगा प्रतिलोम वो जेड बार हो गया। और ये जेड और जेड डैश एक दूसरे के कैसे हैं, प्रतिलोम बिंदु है। इसका मतलब जेड का प्रतिलोम बिंदु क्या होगा हमारा, आर स्क्वायर अपॉन में जेड बार। जेड का प्रतिलोम बिंदु क्या होगा हमारा, आर स्क्वायर अपॉन में जेड बार। ऐसे इस जेड डैश का प्रतिलोम बिंदु भी क्या होगा, आर स्क्वायर अपॉन में जेड बार। अब देखो ये जो पॉइंट्स हमने लिया है, यहां हमने इसके अंदर Z0 लिया है, तो इसका प्रतिलोम बिंदु क्या होगा, आर स्क्वायर अपॉन में Z0 का बार ले लेंगे हम। ये रेडियस हम ये वाली लेंगे। ये हमारे पास में ये कंडीशंस आ गई। अब इसका प्रतिलोम बिंदु देखो Z0 हम इसके अंदर ले रहे हैं, तो एक पॉइंट इसके अंदर है तो दूसरा पॉइंट इसके बाहर होगा, इसके बाहर होगा। यदि परिधि पे है तो दूसरा भी परिधि पे होगा, वो अलग केस है, हम उसकी बात नहीं कर रहे। हम किसकी बात कर रहे हैं, जब Z0 इसके अंदर है, क्योंकि हमें कंडीशंस दी हुई है स्मॉल r लेस देन कैपिटल R, तो Z0 इसके अंदर होगा। तो ये जो प्रतिलोम बिंदु है, प्रतिलोम बिंदु डिस्क के बाहर होगा। ओके, ये प्रतिलोम बिंदु इसके बाहर होगा। हमें तो क्या दिया हुआ है, इसके अंदर जो f ऑफ z है वो एनालिटिक फंक्शन है, तो हमें इसे अंदर का पॉइंट चाहिए। तो अंदर का पॉइंट हमने क्या लिया होगा, अतः z माइनस आर स्क्वायर अपॉन में Z0 बार। ओके, अतः z माइनस जेड आर स्क्वायर अपॉन में Z0 बार। ये z हमारा कंप्लीट, इसमें से हमने बाहर वाले माइनस कर दिए तो क्या बचे हमारे, कंप्लीट अंदर वाले बचेंगे। अतः डिस्क के अंदर स्थित होंगे तब कोसी प्रमेय से हम क्या जानते हैं कि यदि किसी जो पॉइंट्स हैं वो पॉइंट से किसी एनालिटिक फंक्शन में है, या जिन पॉइंट्स के ऊपर फंक्शन एनालिटिक है, तो उसका आप इंटीग्रेशंस करोगे f ऑफ z माइनस आर स्क्वायर Z0 का बार dz, उसका मान क्या होता है, 0। ये हमने ऑलरेडी पढ़ रखा है कोसी समाकल सूत्र, कोसी प्रमेय से।
अब यहाँ हमारे पास में देखो, यहाँ 1/2 पाई आयटा भी है, तो हमने क्या किया, दोनों साइड 1/2 पाई आयटा से इसको मल्टीपल कर दिया, तो ये बना हमारे पास में z माइनस आर स्क्वायर z0 का बार, और ये dz इक्वल्स टू 0, इसको दिया हमने इक्वेशन सेकंड। ओके, आप एक काम करो, इस जीरो को आप इधर ले लो। अब हम इसमें से इसको माइनस कर रहे हैं, मतलब कि f ऑफ z0 में हम जीरो को माइनस कर रहे हैं और इसमें से हम इसको माइनस कर रहे हैं। तो फर्स्ट में से हमने सेकंड को माइनस किया, तो हमारे पास क्या वैल्यू बनी, एफ जेड जीरो माइनस जीरो इक्वल्स टू, यहां 1/2 पाई आयटा कॉमन है, इंटीग्रेशन की लिमिट कॉमन है, एफ ऑफ जेड डी जेड कॉमन है, उसको राइट हैंड साइड में लेंगे हम, यहां बनेगा हमारे पास में 1/z माइनस जेड जीरो माइनस, यहां हम इसको सॉल्व भी कर लें तो z0 बार हमारा ऊपर चला जाएगा, और ये बनेगा हमारा z0 बार माइनस आर स्क्वायर, और ये हमारा f ऑफ z और ये dz। ओके, ये हमारे पास इसकी वैल्यू आ गई। अब हम इसे थोड़ा सा सिंपल करें तो हमारे पास वैल्यू बनेगी, तो हमारे पास यहां से वैल्यू बनी, किसके इक्वल चल रहा है, ये एफ जेड जीरो के इक्वल चल रहा है, क्या है मान, 1/2 पाई आयटा इंटीग्रेशन सी, हमने इसका एलसीएम लिया, तो ये बनेगा हमारा जेड जीरो बार माइनस आर स्क्वायर, ये हमारा इससे मल्टीपल और ये इससे मल्टीपल होगा, तो माइनस जेड जीरो बार, और ये z0 बार z0 से मल्टीपल होगा, तो माइनस माइनस हमारा प्लस होगा, z0 बार अपॉन में z माइनस z0, और ये बना हमारा z0 बार माइनस आर स्क्वायर, z0 बार माइनस आर स्क्वायर, ये इसका मल्टीपल, हमने एलसीएम लिया, बाहर है हमारे पास में f ऑफ z और ये हमारा dz। अब यहां हम देखें z0 बार है हमारे पास में, तो ये z0 बार, यहां से ये प्लस ये माइनस कैंसिल हो जाएगा, और इसे हम पॉजिटिव को पहले नेगेटिव को हम बाद में लिख दें, तो हमारे पास में वैल्यू बनेगी एफ जेड जीरो इक्वल्स टू इंटीग्रेशन सी, पॉजिटिव को पहले लिखे, z0 बार है तो इसे हम लिख सकते हैं z0 का मापांक का स्क्वायर, और ये माइनस आर स्क्वायर अपॉन में z माइनस z0, और ये बना हमारा z0 बार माइनस आर स्क्वायर, और यहां से हमारे पास में f ऑफ z dz। ओके, ये बन गया हमारे पास में इसका मान। अब हमें आगे करना क्या है, हमें केवल देखना है यहाँ क्या दिया हुआ है, यहाँ क्या दिया हुआ है, हमारे पास क्या है, तो यहाँ हमारे पास में z0 है, यहाँ क्या है r e⁻θ, तो हमने मान लिया, हमने क्या माना, z0 इक्वल्स टू r e⁻θ मान लिया, और यहाँ z है, यहाँ ये है, तो ये भी हमने मान लिया, और ऐसा हमें दिया हुआ भी है क्वेश्चंस के अंदर। अब देखो dz0 तो है नहीं हमारे पास, लेकिन dz है, तो हमने क्या किया, इसका डिफरेंशिएशन भी किया, तो dz हमारा क्या होगा, r कांस्टेंट e⁻θ का करेंगे तो e⁻θ d फाई। अब हमें लिमिट भी चाहिए, हम फाई को मान रहे हैं, तो फाई क्या है, हमारा एंगल है, और हम जानते हैं डिस्क है, तो डिस्क कंप्लीट एंगल कितना बनाएगी, 0 से 2 पाई, तो इसकी लिमिट भी आ गई हमारे 0 से 2 पाई, और हमें क्या चाहिए, यहां से ये वैल्यू आ गई, z0 बार हम निकाल लेंगे, आयटा की वैल्यू माइनस आयटा करके, और क्या है हमारे पास में, ओके, तो ये वैल्यू हम यहां पुट अप करें, तो हमारे पास में वैल्यू बनी एफ आर e⁻θ इक्वल्स टू 1/2 पाई आयटा, इंटीग्रेशन की लिमिट होंगी 0 से 2 पाई,
Z0 का स्क्वायर, तो ये हमारा Z0 है, यहां से बनेगा स्मॉल r स्क्वायर माइनस कैपिटल R स्क्वायर अपॉन में Z माइनस Z0, Z है हमारा r e की पावर आयटा फाई माइनस स्मॉल r e की पावर आयटा थीटा, Z0 का मान। यहां है हमारे पास में Z r e की पावर आयटा फाई, Z0 का बार है तो ये बनेगा इंटू r e की पावर माइनस आयटा थीटा माइनस r स्क्वायर, ये बन जाएगा हमारे पास में r स्क्वायर माइनस r स्क्वायर। हमारे पास में और क्या है, हमारे पास में f ऑफ z है और dz है, dz बनेगा हमारा r आयटा e की पावर आयटा फाई, f ऑफ z, f z का मान है हमारा कैपिटल R e की पावर आयटा फाई और ये हमारा d फाई। अब ये हमारे पास में वैल्यू आ गई, आयटा से हमारा आयटा कैंसिल हो जाएगा। हमें क्या वैल्यू चाहिए, यहाँ 1/2 पाई आ जाएगा हमारा। ओके, 1/2 पाई आ गया। लिमिट भी हमारी एग्जिस्ट कर रही है 0 से 2 पाई। यहाँ हमारा कैपिटल R स्क्वायर माइनस में आ रहा है हमारे पास में, ये वैल्यू है। ओके, तो हम माइनस कॉमन ले लेंगे लास्ट में, तो ये हमारे पास में माइनस हमने यही कॉमन लिया। देखते हैं क्या आती है इसकी वैल्यू। माइनस कॉमन लिया, कैपिटल R स्क्वायर माइनस स्मॉल r स्क्वायर, और हमारे पास में ये है। इसका मतलब ये हमारा कैंसिल आउट होगा। ये कैंसिल आउट होने के लिए हमने क्या किया, हमने आयटा से तो आयटा हो गया, r e की पावर आयटा फाई हमें नीचे से कॉमन लेना पड़ेगा। तो नीचे से हमने कॉमन लिया, तो यहां से हम r e की पावर आयटा फाई कॉमन लेंगे। यहां r e की पावर आयटा फाई है और ये हमारा फंक्शन r e की पावर आयटा फाई और ये हमारा d फाई। हमने क्या किया, इसको हटाने के लिए हमने यहां से r e की पावर आयटा फाई कॉमन ले लिया। तो हमारे पास जो वैल्यू बनी वो वैल्यू बनेगी हमारे पास r e की पावर आयटा फाई कॉमन लिया तो 1 माइनस स्मॉल r e की पावर, ये आयटा, ये थीटा और फाई कॉमन लेंगे तो ये बनेगा थीटा माइनस फाई। यहां से हमारे पास में वैल्यू बन रही है कैपिटल R स्मॉल r e की पावर, यहां थीटा माइनस फाई है तो इसको आप लिख दो e की पावर माइनस आयटा थीटा माइनस फाई। ओके, जैसा हमारे पास यहां है वैसा हमने यहां एडजस्ट कर लिया, ये माइनस का r स्क्वायर। अब यहां से r e की पावर आयटा फाई हमारा कैंसिल आउट हो गया। हमारे पास जो वैल्यू आई वो वैल्यू है हमारे पास इक्वल्स टू माइनस 1/2 पाई इंटीग्रेशन 0 से 2 पाई। ये वैल्यू बनी हमारी, ये कैंसिल हो गया, ऊपर बचा r स्क्वायर माइनस स्मॉल r स्क्वायर f ऑफ कैपिटल R e की पावर आयटा फाई d फाई अपॉन में हमारे पास ये कैंसिल हो गया। इसे हम मल्टीपल करें तो हमारे पास वैल्यू बनेगी, ये 1 इससे मल्टीपल होगा तो बनेगा r e की पावर माइनस आयटा थीटा माइनस फाई, ये 1 इसके साथ और ये 1 इसके साथ तो माइनस का r स्क्वायर, ये हमारा इसके साथ होगा तो ये बनेगा माइनस कैपिटल R स्मॉल r का होल स्क्वायर, ये e की पावर आयटा प्लस का, ये e की पावर आयटा सेम टू सेम माइनस का है तो कैंसिल हो जाएंगे। e की पावर 0 का मान 1 होगा और ये इसके साथ मल्टीपल होगा तो माइनस माइनस हमारा प्लस हो जाएगा। स्मॉल r कैपिटल R स्क्वायर e की पावर आयटा थीटा माइनस फाई, ये हमारे पास में वैल्यू आ गई। अब हमें इसे सॉल्व करना है तो यहां से हमारे पास जो वैल्यू बन रही है ये r हो गया हमारा। यहां से हम कॉमन लें, ये कहीं मिस्टेक हुई हमारी, यहां हमने r e की पावर आयटा फाई कॉमन लिया
तो यहाँ अपॉन में कैपिटल आर भी आएगा। ओके, ये मिस्टेक्स हो गई हमारे, अपॉन में आर नहीं लिखा हमने। तो ये हमारे पास में वैल्यू है, ये कैंसिल हो गया हमारा, ये 1 इससे मल्टीपल हुआ, आ गया मान, ये माइनस का आर स्क्वायर, इसको मल्टीपल करेंगे तो आर से आर कैंसिल होगा, यहाँ आएगा हमारा माइनस का आर स्क्वायर, और इसको इससे मल्टीपल करेंगे तो ये बनेगा माइनस माइनस हमारा प्लस, एक आर हमारा ऊपर बचेगा, ये स्मॉल आर, और e की पावर आयटा थीटा माइनस 5। ओके, ये हमसे मिस्टेक हो गई, यहाँ अपॉन में आर हमने नहीं लिखा। ओके, अब इसके बाद हम इसे सॉल्व करें तो हमारे पास जो वैल्यू बनी ये आ गई हमारे पास में। अब यहां से हमारे पास में हमने माइनस कॉमन ले लिया तो ये बना हमारा 1/2 पाई इंटीग्रेशन 0 to 2 पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर एफ कैपिटल आर ई की पावर आयटा फाई डी फाई। जैसे हम माइनस कॉमन लेंगे तो ये दोनों हमारे प्लस होंगे, तो ये भी प्लस और ये भी प्लस आ रहा है हमारे पास, ये दोनों हमारे माइनस हो जाएंगे। तो हमने क्या किया, दोनों को कॉमन लिया, माइनस कैपिटल आर स्मॉल आर, और ये बना हमारा, यहां हमारे पास पहले इसको लिख लो e की पावर आयोटा थीटा माइनस फाइव, और ये माइनस कॉमन ले लिया हमने तो यहां से प्लस का आएगा e की पावर माइनस आयोटा थीटा माइनस 5। और क्या चल रहा है हमारे पास में, ये हमने लिख ही लिया। इसके बाद में जो हमारे पास में वैल्यूज हैं ये बनेगा हमारे पास इक्वल्स टू 1/2 पाई 0 to 2 पाई, ये हमारे पास में ऊपर एज इट इज एफ ऑफ आर ई की पावर आयटा फाई डी फाई, और ये जो हमारे पास में अपॉन में है कैपिटल आर स्क्वायर, ये आर स्क्वायर, ये हम जानते हैं क्या कि e की पावर आयटा थीटा प्लस e की पावर माइनस आयटा थीटा बाई 2 का मान होता है हमारा cos 2 थीटा, cos थीटा। ओके, ये हमारे पास में वैल्यू होगी। अब यहाँ हमारे पास में ये है अपॉन में, यदि हम 2 लगा दें तो 2 से हमने ऊपर नीचे मल्टीपल किया तो ये बना हमारे पास e की पावर आयटा थीटा माइनस 5 प्लस e की पावर माइनस आयटा थीटा माइनस 5 बाई 2। ओके, इसका मान हो जाएगा हमारा कोस में, तो ये बनेगा 1/2 पाई, किसके इक्वल चल रहा है ये एफ ऑफ स्मॉल आर ई की पावर आयटा थीटा के 0 to 2 पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर एफ आर ई की पावर आयटा फाई डी फाई अपॉन में कैपिटल आर स्क्वायर प्लस स्मॉल आर स्क्वायर माइनस 2 आर आर, इसका मान होगा हमारा फॉर्मूले से cos थीटा माइनस 5, cos थीटा माइनस 5। यही हमें प्रूव करना था, आ गया हमारे पास में ये वैल्यू। अब यहां तक है हमारे पास में कोसी ये हमारा पवासों का समाकल सूत्र। अब आगे यदि हमसे रियल और इमेजिनरी पार्ट भी सेपरेट करवाए जाते हैं तो वो भी हम देख लेते हैं यहीं कि इसका जो रियल और इमेजिनरी पार्ट है उनको हम सेपरेट कैसे करेंगे। तो ये हम मान लेते हैं, हमने क्या माना, हमने मान लिया कि ये जो एफ आर ई की पावर आयटा थीटा है इसका जो रियल पार्ट है वो हमारा यू हमारा आर थीटा प्लस आयटा वी आर थीटा है, और जो ये एफ हमारा आर ई की पावर आयटा फाइव है इसका जो रियल और इमेजिनरी पार्ट है वो हमने कैपिटल यू कैपिटल आर फाइव आयटा कैपिटल वी आर फाइव मान लिया। तब हमारे पास में क्या वैल्यू बनेगी, यहां से जो हमारे पास ये वैल्यू बनेगी ये बनेगी हमारे पास, यहां हमने वैल्यू रख दी यू आर थीटा प्लस आयटा वी आर थीटा इक्वल्स टू 1/2 पाई 0 to 2 पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, इसका मान हमने लिख दिया
यू कैपिटल यू आर फाई प्लस आयटा कैपिटल बी आर फाई, और ये हमारा डी फाई अपॉन में आर स्क्वायर माइनस प्लस आर स्क्वायर माइनस 2r कोस थीटा माइनस फाइव। अब यहां से हम रियल और इमेजिनरी की बात करें तो रियल क्या होगा, यहां इससे मल्टीपल में, तो इससे मल्टीपल में कंप्लीट आ रहा है, और इमेजिनरी क्या होगा, इससे मल्टीपल में। तो दोनों साइड हम रियल और इमेजिनरी की बात करें तो यू आर थीटा का मान आया हमारा 1/2 पाई, 0 से 2 पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर यू आर फाई डी फाई अपॉन में कैपिटल आर स्क्वायर स्मॉल आर स्क्वायर माइनस 2r कोस थीटा माइनस फाइव। और जो सेकंड है हमारे पास इमेजिनरी पार्ट, उसका मान आया 1/2 पाई 0 to 2 पाई कैपिटल आर स्क्वायर स्मॉल आर स्क्वायर वी आर फाइव डी फाइव अपॉन में आर स्क्वायर 2r कोस थीटा माइनस फाइव। ओके, ये आ गया हमारे पास में। इसके रियल और इमेजिनरी पार्ट को हमने सेपरेट कर दिया। तो ये था हमारा कंप्लीट पवासों का समाकल सूत्र। अब हम नेक्स्ट थ्योरम पे चलते हैं। यूनिट सेकंड की लास्ट थ्योरम है ल्योवले प्रमेय। ये हमसे राजस्थान यूनिवर्सिटी 15 और 17 में पूछी गई है और शेखावाटी यूनिवर्सिटी 20 में पूछी गई है। आपको इस थ्योरम का स्टेटमेंट और वेरीफाई दोनों ही याद रखने होंगे। जो भी नेम ऑफ रिएक्शन थ्योरम्स हैं उनका आपको स्टेटमेंट भी यदि आप याद रखते तो अच्छी बात है, क्योंकि कभी कभी हमसे स्टेट एंड प्रूफ भी पूछ लिया जाता है, तो वहां हमें स्टेटमेंट भी याद होना चाहिए। तो थ्योरम्स है हमारी, यदि z के प्रत्येक परिमित मान के लिए, ओके क्या कह रहा है ये, एक फाइनाइट वैल्यूज, z के फाइनाइट वैल्यूज, इनफाइनाइट की बात नहीं कर रहा, के लिए f ऑफ z एक विश्लेषित फलन हो। कैसा हो f ऑफ z, एक विश्लेषित फलन या एनालिटिक फंक्शन हो तथा परिबद्ध हो। ओके, क्या कंडीशन दे दी, बाउंडेड, क्या होना चाहिए, बाउंडेड होना चाहिए। तो यह अचल फलन होगा। ओके, क्या होगा, कांस्टेंट फंक्शन होगा। इसका मतलब f ऑफ z हमारा कांस्टेंट फंक्शन हमें प्रूव करना है, और हम जानते हैं कि कांस्टेंट फंक्शन का यदि हम डिफरेंशिएशन करते हैं तो क्या आता है हमारा 0। ओके, तो यदि हम ये प्रूव कर दें कि f डैश z का मान हमारा 0 है तो हम इस थ्योरम को इजीली वेरीफाई कर पाएंगे, कंप्लीट ही हो जाएगी हमारी ये थ्योरम। तो इस थ्योरम को हम इजी वे में लेकर के चलते हैं और इसे हम वेरीफाई करते हैं। ओके, तो हमें प्रूव क्या करना है, हमें इसका जो डिफरेंशिएशन है वो हमें 0 लाना है। तो इसको 0 लाने के लिए हमने इसका जो डिफरेंशिएशन है उसका हम फॉर्मूला जानते हैं। क्या होता है, f डैश z0 इक्वल्स टू क्या होता है हमारा 1/2 पाई आयटा इंटीग्रेशन c f ऑफ z dz अपॉन में z माइनस z0 का होल स्क्वायर। ये होता है हमारे पास में f डैश z0 का फॉर्मूला। ओके, अब देखो हमें क्या दिया हुआ है, हमें दिया हुआ है बाउंडेड। f ऑफ z क्या दिया हुआ है, बाउंडेड। इसका मतलब आप f ऑफ कोई भी फंक्शन बाउंडेड है उसको आप ये कंडीशन में लिख सकते हो। तो यहां हमें बाउंडेड दिया हुआ है, इसका मतलब हम ये यूज में ले सकते हैं। तो हम मोड f ऑफ z का मान ये लिख सकते हैं। तो हमने क्या किया, दोनों साइड पहले मोड अप्लाई किया, तो मोड f डैश z0 हमारा बना 1/2 पाई आयटा मोड इंटीग्रेशन c f ऑफ z dz z माइनस z0 का होल स्क्वायर का मोड। ये हमेशा लेस एंड इक्वल होगा 1/2 पाई, क्योंकि मोड है आयटा हट जाता है, इंटीग्रेशन c
मॉड एफ ऑफ जेड डी जेड पे मॉड, और ये जेड माइनस जेड जीरो के मॉड का होल स्क्वायर। और यहाँ हम जानते हैं कि इसकी जो रेडियस है वो हम स्मॉल आर लेते हैं, जेड माइनस जेड जीरो हम क्या लेते हैं, स्मॉल आर। तो ये बनेगा हमारे पास में 1/2 पाई, ये बन आर स्क्वायर हमारा बाहर, एफ ऑफ जेड का मान हमने कैपिटल एम रख दिया, हमारे पास वैल्यू बनी डी जेड। ओके, और ये भी हम जानते हैं कि dz इसका मतलब ये कोई सर्किल है हमारा, ये z0 पॉइंट और ये हमारा z पॉइंट, इसके बीच की रेडियस हमने स्मॉल r मान रखी है, ये इसके ऊपर चलेगा तो कितनी दूरी तय करेगा, 2 पाई r। तो इसका मान आ गया हमारा m/2 पाई r स्क्वायर, और ये बना 2 पाई r। तो ये बनेगा हमारा 2 पाई से 2 पाई कैंसिल, r से r कैंसिल, m/r। तो हमारे पास में क्या कंडीशन आ गई, हमारे पास में कंडीशंस आई f डैश z0 का मान f डैश z0 के मैग्नीट्यूड का जो मान है वो आया हमारा लेस एंड इक्वल m/r। अब ये जो r है, इस r को हम क्या मान के चल रहे हैं कि ये जो फाइनाइट है, प्रत्येक फाइनाइट के लिए, ओके, ये हमारा z0, ये हमारा z, और इसकी जो रेडियस हम r ले रहे हैं, अब ये प्रत्येक फाइनाइट के लिए ले रहा है, तो हमने क्या किया, इस रेडियस को हमने इतना बड़ा किया कि इसके अंदर सारे ही फाइनाइट पॉइंट्स कन्वर्ज करने लग गए। क्या किया हमने, इस रेडियस को इतना विस्तृत किया कि इसमें जितने भी फाइनाइट पॉइंट्स थे वो आ गए। तो मतलब कौन सा, इनफाइनाइट वाले नहीं होंगे। तो हम इसकी लिमिट क्या कर रहे हैं, लिमिट r टेंड्स टू इंफिनिटी। ओके, r टेंड्स टू इंफिनिटी मतलब इंफिनिटी की ओर जा रहा है, नहीं जा रहा है, उस कंडीशन में सारे फाइनाइट पॉइंट्स इसके अंदर होंगे। तो हमारे पास f डैश z0 का जो मान आएगा वो आएगा लिमिट r टेंड्स टू इंफिनिटी कैपिटल M अपॉन में r लेस एंड इक्वल m/, में इंफिनिटिव, इसमें लिमिट की कोई क्वांटिटी नहीं है, r है नहीं, तो ये बनेगा f डैश z0 का ओनली मैग्नीट्यूड, और इंप्लाइज करके f डैश z0 का जो मान आया वो क्या आ गया, लेस एंड इक्वल 0। और हम जानते हैं कि किसी का मैग्नीट्यूड वो 0 से लेस देन कभी नहीं होगा। इसका मतलब ये f डैश z0 हमारा क्या होगा, इक्वल, इसका मतलब f ऑफ z0 हमारा क्या हुआ, कांस्टेंट, और यहाँ z0 हमने क्या लिया है, आर्बिट्रेरी लिया है। क्या लिया है, आर्बिट्रेरी मतलब स्वैच्छिक। तो ये सभी के लिए फॉलो करेगा। इसका मतलब हम z0 का मान z ले सकते हैं, क्योंकि z क्या है, प्रत्येक परिमित मान के लिए। तो यहां से हमारे पास f ऑफ z क्या आ गया, कांस्टेंट फंक्शन आ गया। ओके, क्या आ गया हमारे पास, कांस्टेंट फंक्शन। और यही हमें प्रूव करना था कि इसका जो ये कंडीशंस लेकर के चलता है, यदि कोई फंक्शन, तो वो फंक्शन क्या होगा, केवल और केवल कांस्टेंट फंक्शन होगा, वो कभी किसी वेरिएबल पे डिपेंडेंट नहीं है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम है जो आपके आगे कंपटीशन में भी डायरेक्ट पूछी जाती है, आपके एग्जाम में तो आती ही है, और अदर्स जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उनमें भी ये डायरेक्ट हमसे पूछी जाती है। तो ये थे हमारे इस लेक्चर की इंपॉर्टेंट थ्योरम। नेक्स्ट लेक्चर में हम एग्जाम्पल और क्वेश्चंस लेकर के आएंगे। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।